हेलो फ्रेंड्स, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहला टी20 मैच जो कि ग्वालियर में खेला गया, उसकी स्कोर कार्ड को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि कोई नॉर्मल मैच ही रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल मैच कतई नहीं था। और साथ ही में पहले तो इंडियन टीम ने दो प्लेयर्स का इस मैच में डेब्यू करवाया, जो कि थे नीतीश कुमार रेड्डी और मयंक यादव। उसके बाद इंडियन टीम टॉस जीतती है और गेंदबाजी करने का फैसला करती है। और सबसे बड़ी हाईलाइट जो रहते हैं इस मैच की, वो रहते हैं मयंक यादव और एक ऐसी चीज़ जो कि आपको गॉड गिफ्टेड होती है, जो कि आपको नेचुरल तौर पे मिली होती है, वो थी उनकी एक्स्ट्रा पेस, जो कि आप चाह के भी बढ़ा नहीं सकते और घटा नहीं सकते। वो आपको कोई कोच या फिर सपोर्ट स्टाफ नहीं सिखाता कि आपको पेस किस तरीके से जनरेट करनी है। पेस आपको एक नेचुरल तरीके से मिली होती है। और मैं आपको बता दूं, मयंक यादव ने कल की अपनी 4 ओवर की स्पैन में सबसे तेज़ गेंद जो फेंकी है 149.9 किलोमीटर पर आवर की बॉल थी वो। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि मयंक यादव ने अपने करियर का, अपने टी20 करियर का पहला ओवर मेडन ओवर डाला है। ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बॉलर बने हैं। इनसे पहले अजीत अगरकर, जो कि अभी फिलहाल चीफ सेलेक्टर है, उन्होंने किया है ये कारनामा। और साथ ही में अर्शदीप सिंह, जो कि उनके कल बॉलिंग पार्टनर थे, उन्होंने भी ये कारनामा कर रखा है। तो मैं आपको बता दूं, अजीत अगरकर ने 2006 में साउथ अफ्रीका के सामने पहला ओवर अपने करियर का, जो टी20 करियर का डेब्यू किया था, वो मेडन ओवर डाला था उन्होंने। उसके अलावा अर्शदीप सिंह ने 2022 में इंग्लैंड के सामने पहला ओवर मेडन ओवर डाला था अपने डेब्यू पे। साथ ही में मयंक यादव ऐसा करने वाले तीसरे बॉलर बन गए हैं। ये तो हो गई मयंक यादव की बात। और मैं आपको बता दूं, क्या आप ये जानते हैं कि इंडियन रेलवे, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे संस्था है, उनकी जो राजधानी, जो कि आमतौर पे आप सबसे स्पीड वाली ट्रेन मान सकते हैं, उसकी स्पीड कितनी है? मैं आपको बता दूं, राजधानी की टॉप स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और कल मयंक यादव ने गेंद की है 149.9 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब राजधानी की टॉप स्पीड से लगभग 10 किलोमीटर ज़्यादा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बैट्समैन की क्या हालत होती होगी। ऐसी हालत होती होगी ना कि नॉर्मली तौर पे जब आप 135 140 की पेस खेलते हैं और एकदम से आपको 150 की पेस खेलनी पड़ी, तो वो जो 10-12 किलोमीटर का फर्क होता है ना, जब बल्ला और बॉल के संपर्क होता है ना, जब आपस में मीट करते हैं दोनों चीज़ें, बल्ला और बॉल, तो जो फीलिंग होगी ना बैट्समैन की, वो अलग तरीके की आती होगी। इसके पास एक्स्ट्रा पेस है, हाथ 1 मिनट के लिए झुनक जाता होगा बल्लेबाज का भी। तो वो चीज़ हमें देखने होगी। मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ? मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इनसे पहले भी कई ऐसे बॉलर आए हैं जिन्होंने इनसे भी ज़्यादा पेस करवाया है। ऐसा नहीं है इंडिया के लिए हो या फिर कोई अदर कंट्री के लिए। अब देखिए, शोएब अख्तर आए हैं, ब्रेटली आए हैं। उसके अलावा इंडिया की बात कर ली जाए तो कुछ दिन पहले तक लाइमलाइट में थे उमरान मलिक, लेकिन अभी तो एकदम गुमनाम ही चले गए। मैं आपको बता दूं कि उमरान मलिक के पास भी लगभग इतनी पेस थी जितनी कि अब मयंक यादव के पास है। लेकिन दोनों में एक फ़र्क, पहले मैच में अभी मयंक यादव ने पहला मैच ही खेला और उमरान मलिक जितना भी मैच खेले इंडिया के लिए, उसमें साफ तौर पर नज़र आ गया। मैं आपको बता दूँ कि मयंक यादव ने जो अपना पहला 4 ओवर का स्पेल डाला है करियर का, उसमें उनकी लाइन लेंथ अगर आप देखेंगे ना, एकदम सटीक थी। और जो स्लोअर बॉल था उसका भी इस्तेमाल उन्होंने किया। मैं आपको बता दूं कि 113 किलोमीटर की उनकी सबसे स्लो बॉल जो रही है, वो कहीं ना कहीं वो बताती है कि उनके पास वेरिएशन भी है, मिश्रण करने की क्षमता भी है। और कहीं ना कहीं उमरान मलिक में जो एक दिक्कत थी ना, वो ये थी कहीं ना कहीं अपनी लाइन लेंथ को संभाल नहीं पाते थे। और लाइन लेंथ अगर आप संभाल नहीं पाएंगे तो पेस जो है ना, वो आपकी दुर्गति भी बन सकती है। वो आपका कहते हैं ना कि बैकफायर भी आपके लिए कर सकता है। तो वो चीज़ है। और ऐसे गेंदबाज लगे हैं मयंक यादव कि अगर इनको इंजरी से बचाया जाए तो एक लंबी सर्विसेज इंडिया के लिए टी20 आईज में तो कम से कम दे सकते हैं। वनडे क्रिकेट का तो नहीं पता, लेकिन टी20 आईज में तो जरूर कर सकते हैं ये लंबी सर्विसेज, अगर इनको इंजरी से बचा के रखा जाए तो। उसके लिए आपको जैसे जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट देखते हैं, उसी तरीके से इनका भी वर्कलोड मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे गेंदबाज हैं कि कहीं ना कहीं अभी ये इंजरी से ही उठ के आ रहे हैं, और इंजरी से उठ के आना और लगभग 150 की स्पीड में फेंकना, वो कोई नॉर्मल काम नहीं होता, वो कोई नॉर्मल बात नहीं होती। और यही चीज़ दिखाती है कि बाकी उससे अलग हैं ये गेंदबाज। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेशी बल्लेबाज इनको भनक तक नहीं लगने दी जिस तरीके से इन्होंने गेंदबाजी करवाई है। साथ ही में अगर आप देखें तो कल के मैच में 127 पे ऑल आउट हुई, तो उसके पीछे कई और गेंदबाज थे, जैसे कि अर्शदीप सिंह, जो कि मैन ऑफ द मैच भी रहे। साथ में अगर आप देखें तो वरुण चक्रवर्ती ने भी वापसी की है इंटरनेशनल क्रिकेट में करीब 3 साल बाद। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें ना, तो जो गौतम गंभीर और अभिषेक नायर, जो कि केकेआर के सपोर्टिंग स्टाफ में थे, उनका इस टीम के अंदर छाप दिखती है। बाकी में अगर आप देखें तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ तो कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है, उसी वजह से अपने उन प्लेयर्स को पिक किया है इस 15 नंबर स्क्वाड में। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो नीतीश कुमार रेड्डी को भी आपने 2 ओवर करवाए और जितनी भी बैटिंग उन्होंने की, अच्छी बैटिंग की। फिलहाल अगर आप पूरे मैच में नजर आ लेंगे ना, तो आपके लिए पॉजिटिव निकल के सामने आए हैं। अगर आप बैटिंग की बात की जाए तो कल की सबसे बड़ी हाईलाइट जो बैटिंग में रहे हैं, वो रहे हार्दिक पांड्या। ऐसा लग रहा था जैसे बॉल को फाड़ने के मूड में आए हो। और एक कहावत है ना हिंदी में कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो हार्दिक पांड्या कल के मैच में करते हुए नजर आए। और वाकई में ऐसा लगा कि जो कोई चीज़ का गुस्सा निकल रहा हो उनकी बल्लेबाजी में।
और गेंदबाजी की बात की जाए तो एक विकेट भी गेंदबाजी से उन्होंने झटका था। तो ये दिखाता है कि इंडियन टीम फिलहाल जो अभी T20 की वर्ल्ड चैंपियन टीम है वो क्यों वर्ल्ड चैंपियन बनी, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न कल आपको मैच के दौरान देखने को पता लग गया। और दोनों टीमों के बीच में जो बांग्लादेश की टीम थी और इंडियन टीम थी उसमें कितना बड़ा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है वो भी आपने देख ही लिया होगा। तो ये रही कुछ हाइलाइट्स मैच की। मैं आपको बता दूं कि अब जो अगला T20 मैच होगा वो दिल्ली में खेला जाना है और दिल्ली का फिरोजशाह कोटला मैदान जो होगा, जो अरुण जेटली स्टेडियम होगा, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और छक्के ही छक्के बरसेंगे। और कहीं ना कहीं अगर इस सीरीज़ में रोमांच चाहिए ना तो इंडियन टीम को इस सीरीज़ में पहले बैटिंग करनी होगी, क्योंकि कल के मैच में भी हो सकता था कि इंडियन टीम पहले बैटिंग कर लेती, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया इसके पीछे कोई रीज़न समझ में नहीं आया। क्योंकि मैच कौन जीतने वाला था वो सभी को पता था, मैं हूँ, आप हो, और हमें से सभी को पता होगा कि मैच कौन जीत रहा है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था कि इतना बोरिंग हो जाए, क्योंकि इंडियन टीम 52 गेंदें रहते मैच जीत गई। ऐसा लगा कि मैच में तो कुछ था ही नहीं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में लगभग 14 साल बाद कोई इंटरनेशनल मैच खेला गया है और ग्वालियर में जो आखिरी बार कोई इंटरनेशनल मैच खेला गया था उसमें सचिन तेंदुलकर ने 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा था। वनडे क्रिकेट इतिहास का पहले ऐसे प्लेयर बने थे जिन्होंने दोहरा शतक मारा वनडे क्रिकेट में। उसके बाद से 10 दोहरे शतक मारे जा चुके हैं वनडे क्रिकेट के इतिहास की अगर बात की जाए तो पहला ही होता है, पहला हमेशा से खास होता है। उसी वजह से ग्वालियर को लोग याद रखते हैं और इतने दिन लग गए ग्वालियर को कोई इंटरनेशनल मैच मिलने में। ये बताता है कि इंडिया में कितने ज़्यादा वेन्यूज़ बन चुके हैं जिन पे कई बार मैचेस ही नहीं हो पाते हैं कुछ सालों तक। जैसे अभी 14 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट एसोसिएशन के लिए, कि आपने कोई भी इंटरनेशनल मैच उनको दिया ही नहीं है। साथ में अगर आप देखिए तो सूर्य कुमार यादव और उनकी कप्तानी बल्लेबाजी के ऊपर बात करना बनता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी और बल्लेबाजी की है ना वो दिखाया है कि 13 गेंदों में 29 रन शायद उन्होंने बनाए हैं। और जिस तरीके की कप्तानी दिखाई है वो दिखाया है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कप्तानी करते हुए नजर आते हैं और जो भी यंग प्लेयर आता है उसको पूरा चांस देना चाहते हैं। तो यही चीज़ एक कप्तान को बाकियों से अलग बनाती है। अब आगे आने वाले टाइम में जो टफ मैचेस होंगे, जो बड़ी टीमें आएंगी आपके सामने और जब कोई टूर्नामेंट आपके सामने खड़ा होगा तो आप किस तरीके की कप्तानी करते हैं उसके ऊपर भी नजर रहेंगी। फिलहाल तो अभी सीरीज पे फोकस करते हैं और दिल्ली T20 मैच में मेरे को लगता है कि इंडियन टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए, चाहे जैसी मर्जी पिच हो, जैसे मर्जी हालात हो। क्योंकि आपके जितने बैट्समैन थे ना उनको कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि एक छोटा टोटला था और सभी बैट्समैन जल्दबाजी में कर रहे थे, जो कि आमतौर में हम देखते हैं कि फेयरलेस आपको खेलना भी पड़ता है। लेकिन फेयरलेस अगर आप पहले बैटिंग करके खेलेंगे ना तो इंडियन टीम को ज़्यादा सूट करेगा और ये पता लगेगा कि बांग्लादेश की इस कमज़ोर बॉलिंग अटैक के सामने आप किस तरीके से कितना टोटल लगा पाते हैं। क्योंकि बांग्लादेश की कमज़ोर बॉलिंग तो नज़र आ रही है, हालांकि अगर आप देखें तो इतनी ख़राब बॉलिंग नहीं जिस तरीके से करवाया है बांग्लादेशी बॉलर्स ने बॉलिंग, कि उनको 13 ओवर से कम में भी आपने 128 रन मार दिया और उनका टारगेट चेस कर गए। तो यही चीज़ है कि आपको पहले बैटिंग करनी होगी इस सीरीज़ में, अगर इस सीरीज़ में थोड़ा बहुत रोमांच लाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस सीरीज़ का नतीजा क्या होने वाला है और बांग्लादेश की टीम का वाइट वॉश होना लगभग तय नजर आ रहा है। तो देखना होगा क्या होता है। और कुल मिलाकर आपको ये वीडियो कैसी लगी अभी के लिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो अभी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और साथ में यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।